हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और जो लोग अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। दोस्तों, अब जो है हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है और इस 1 महीने में ना दिलो जान लगा देना है भाई, ठीक है। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी और मैराथन क्लास भी देखेंगे, ठीक है। इस बार बचकर नहीं जाना चाहिए सीटेट। और आपको बता दें कि ये सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है ना, 7 जुलाई 2024 को, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी जो 2025 2026 में सीटेट के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है विथ डिटेल सॉल्यूशन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ही सॉल्व करोगे आपका प्रैक्टिस जो है आपका प्रैक्टिस होगा और आपको नॉलेज मिलेगा और आपको अनुभव होगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और टाइम का मैनेजमेंट भी सही होगा, ठीक है। बहुत सारे फ़ायदे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PYQ विथ डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। और देखिए इजी टू हार्ड, अब हम लोग ना इजी क्वेश्चन कर चुके जो करना था, अब हम लोग हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, ठीक है। डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर उपलब्ध हैं, मिल जाएंगी। और आप लोग जी भर के प्रैक्टिस कीजिए और अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि आपके मित्रों का भी भला हो, क्योंकि इसमें भाई कोई भी कंपटीशन की बात नहीं है। इस एग्ज़ाम में मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में सबको पास होना है। बिना पास किए सीटेट का एग्ज़ाम कल्याण नहीं होना है, इसलिए अपने मित्रों में दबा के शेयर करिएगा। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन दिया। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर ना आ जाए, ठीक। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। अब क्या होता है यदि गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं? क्या होगा भाई बताइए। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है या फिर दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, या नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, या फिर नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, ठीक है। SO2 मतलब SO2 प्लस H2O बराबर H2SO4, ओके। जल की अधिकता में सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, ठीक है। अब यह अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, अतः नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? बताइए भाई, कौन सा पदार्थ बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अभी हमने आपको बताया, एक केमिकल फार्मूला भी लिखा था। जल की अधिकता में सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। यह रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल, जो जल में हर परिमाण में विलेय है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया तथा कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है? बताइए भाई, प्रेक्षण और मापन, प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण, या फिर प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना और मापन, या फिर प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की दो दो बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का प्रेक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव्य के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है? बताइए भाई, किस गुण को? परिमाण, बिंदु, श्यानता या फिर विलेयता? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, श्यानता। ठीक है, इस क्रियाकलाप द्वारा शिक्षिका द्रव के श्यानता यानी विस्कोसिटी गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। श्यानता किसी तरल पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसके बाहरी प्रतिबल का पता चलता है। तेल की श्यानता चीनी के घोल से अपेक्षाकृत कम होती है। सामान्य शब्दों में यह तरल पदार्थों के बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है। चीनी के घोल में यह क्षमता अधिक होगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? बताइए भाई, बताइए। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पठन सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाना, या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबद्ध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझाना, या फिर विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। ठीक है, इस विचार के खंडन के लिए सबसे उपयुक्त होगी कि विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भूमि से जल लेकर सूर्य के प्रकाश तथा पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं।
और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसमें जल यदि उपलब्ध रहता है तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं रहती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि क्या अपेक्षा है भाई? शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए कि जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो, या फिर विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए कि अनूठी विशिष्टताएं हैं, या फिर विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। ओके, शिक्षार्थियों के ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो, क्योंकि यह बालक की प्राकृतिक जिज्ञासाओं तथा उनकी सृजनात्मकता को पोषित करता है। प्रक्रियात्मक वैधता महत्वपूर्ण मानदंड है। यह विद्यार्थियों को विज्ञान समझने तथा सीखने में मदद करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान में व्यवहारिक यानी प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए भाई, कौन सा नहीं है? वे हस्तकौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हों, या फिर वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों, या फिर वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं, या फिर वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो। ठीक है, विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का केवल यह उद्देश्य नहीं है कि छात्र उस अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो, क्योंकि प्रयोगात्मक गतिविधियां लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक गतिविधियां लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर आधारित होती हैं, तथा इसमें विद्यार्थियों के हस्त कौशलों का विकास होता है। उनकी विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ती है तथा वे समस्या समाधान का अवसर प्राप्त करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं, और दूसरा है एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष है। ठीक है, लौ से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं, और ये निष्कर्ष प्रेक्षण था भाई, और निष्कर्ष है एल्युमिनियम की पट्टी
उष्णता को लव के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है, पढ़ते हैं भाई। एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं। ठीक है, एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं। उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? बताइए भाई, किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? चरों पर नियंत्रण, प्रयोगात्मकता, प्रेक्षण, परिकल्पना करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, परिकल्पना करना। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा 7, ठीक, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। क्रियाकलाप पढ़ते हैं भाई, काफ़ी भारी भरकम क्रियाकलाप किए हैं। देखिए, एक पत्ती को परख नली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परख नली को पानी में आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। क्या प्रश्न देता है भाई? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? बताइए भाई, कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? क्या क्लोरोफिल को हटाया या हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है, या फिर पत्ती को हानि ना पहुँचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई, या फिर परख नली में स्प्रिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई, या फिर जब पत्ती का घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। इस परीक्षण में यदि हम पत्ती को क्लोरोफिल सहित इस्तेमाल करें तो यह परीक्षण पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब यह विश्लेषण किया गया कि पत्ती को क्लोरोफिल विहीन किया जाएगा, तभी पत्ती में उपस्थित भोजन आयोडीन के उड़ेलते ही नीला काला हो जाता है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक की पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक के नाते आप क्या करेंगे भाई? बताइए। रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे, या फिर विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे, या फिर पहले मिश्रण को पृथक
करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। या फिर पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके तथा विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ही सही है। पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीक के संबंधों का वर्णन करता है? बताइए भाई, कौन सा तकनीक? विज्ञान और तकनीक के संबंधों का वर्णन। विज्ञान और तकनीक स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। या फिर विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती हैं। या फिर विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक होती है, अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। या फिर विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीक उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है? बताइए भाई, सूरजमुखी, धतूरा, गुलाब, चाइना रोज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सूरजमुखी। ठीक, गुलाब का विन्यास एकल होता है। ठीक है, ये गुलाब है जो ना, गुलाब का विन्यास एकल होता है तथा धतूरा के पुष्पों का विन्यास भी एकल होता है। चाइना रोज यानी गुड़हल भी एकल विन्यास पर आधारित होता है जबकि सूर्यमुखी यानी सूरजमुखी का विन्यास एकल नहीं होता। अतः यह पुष्पों का एक गुच्छा है। इसमें छोटे छोटे पुष्पों का समूह पाया जाता है जो परिपक्व होकर बीज रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो सूरजमुखी में जो बड़ा सा फूल नहीं देखते हैं आप लोग, वो फूल नहीं होता है भाई, फूलों का गुच्छा होता है। आप लोग करीब से जाकर के देखेंगे ना तो वो फूलों का गुच्छा होता है। एक फूल निकालेंगे उसमें से फूल अलग होते जाएंगे और वही फूल जब मैच्योर हो जाते हैं ना तो वही सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं भाई? बताइए। वृत्तीय और आवर्ती गति, या फिर वृत्तीय या स्थानांतरित और आवर्ती गति, या फिर वृत्तीय और स्थानांतरित गति, या फिर स्थानांतरित और आवर्ती गति। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। ठीक है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करना वृत्तीय गति
तथा सीधी सड़क पर नियत चाल से गमन करना स्थानांतरित गति है। ठीक है, साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करना वृत्तीय गति कहलाता है तथा सीधी सड़क पर नियत चाल से गमन करना स्थानांतरित गति कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए आप एक किसान हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक किसान हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं जहां की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? बताइए भाई, किसे प्राथमिकता देंगे? बताइए। कपास, रेयान, नारियल, जूट यानी पटसन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कपास। ठीक है, जिस क्षेत्र की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण हो जाती है वहां रेशे के लिए कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसी कारण इसे कपासी काली मिट्टी भी कहते हैं। कपास को श्वेत स्वर्ण या वाइट गोल्ड भी कहते हैं। याद रखिएगा, कपास को सफ़ेद सोना, ठीक है, सफ़ेद सोना भी कहते हैं। कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विषम को चुनिए। युग्मक, अंड, भ्रूण, अंडाणु। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? चलिए जल्दी बताइए। अंड। ठीक है, अंड विषम पद है, क्योंकि अंडाणु तथा शुक्राणु को युग्मक कहते हैं तथा ये दोनों संयुक्त होकर मिल करके निषेचन करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लाला रस यानी लार का कार्य है, क्या कार्य है भाई? मंड यानी स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना, या फिर मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, या फिर श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, या फिर कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा जान लीजिए भाई इसके बारे में। लाला रस या लार मंड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लार जो होता है ना, लार मंड को स्टार्च में, मंड यानी स्टार्च को, ठीक है, मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त भोजन में चिकनाई लाकर उसे निगलने में मदद करता है। इसमें टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहचानिए भाई, कौन सा कथन सही है? उच्च श्वसन की श्वास निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, और अंतः श्वसन और उच्च श्वसन श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही
प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है, या फिर अंतःशोषण की श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। या फिर उच्च शोषण की श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। मतलब भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतःशोषण और उच्च शोषण, श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो अंतःशोषण और उच्च शोषण, श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। यह कथन सही है। अंतःशोषण में क्या होता है, अंतःशोषण में नाइट्रोजन जो होता है ना, अंतःशोषण में नाइट्रोजन, एक मिनट भाई, नाइट्रोजन 78%, ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.84%, इसको 21% मान लिया जाता है भाई। और आर्गन जो होता है 0.96%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 0.04%। और जलवाष्प 0.5%। ठीक है, उच्च शोषण में नाइट्रोजन 78.04%, नोट करते चलिएगा आप। ऑक्सीजन जो है 13.6% से 16% तक, कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5.3% तक, आर्गन व अन्य 1%। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी, ठीक, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। ठीक है, यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी भाई, बताइए कितनी होगी, जल्दी बताइए। वस्तु जितना दर्पण की ओर बढ़ेगी, प्रतिबिंब भी उतना ही वस्तु की ओर बढ़ेगा। अतः ऋतु एक प्रतिबिंब के मध्य नई दूरी, ठीक है, एक प्रतिबिंब के मध्य नई दूरी 10 - 2 + 2 मीटर बराबर 6 मीटर के। ठीक है, 6 मीटर के, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आपके पास 3 परख नलियाँ X, Y और Z हैं। ठीक है, आपके पास 3 परख नलियाँ X, Y और Z हैं, जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। जैसे X में सोडियम क्लोराइड विलयन, Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा Z में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फेनाफ्थलीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे कि परख नलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। किस प्रकार दिखाई देते हैं भाई, बताइए, जल्दी बताइए। X गुलाबी, Y गुलाबी तथा Z रंगहीन। ठीक है, X गुलाबी क्योंकि सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और Y में Y गुलाबी या लाल, इसमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और Z में Z जो है रंगहीन है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। बताइए भाई कौन सा क्रम है? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वण, चर्वण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वण, चर्वण। ठीक है, इससे संबंधित एक सूत्र है, उसको भी लिख लीजिए भाई। I2 C1 P2 M3 प्रीमोलर्स। ठीक है, M3 गुणे 2 बराबर 32 के। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई आप लोग। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव मुख में 16 जोड़े यानी 32 तीत होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। देखिए, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण यानी खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? बताइए भाई। अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। बताइए भाई किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अवशोषण के कारण। ठीक है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण यानी खिंचाव के कारण पहुंचता है। यह चूषण कर्षण यानी खिंचाव परिघटना अवशोषण के कारण होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? बीज, पत्ती, तना, जड़। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, तना। ठीक है, अदरक का जननांग तना है। यह राइजोम ब्रांच बनाकर, ब्रांच मतलब शाखा बनाकर अपना शाकीय विस्तार करता है। इसी तरह आलू का भी विस्तार होता है। ओके, अदरक का जननांग तना है। यह राइजोम ब्रांच बनाकर अपना शाकीय विस्तार करता है। इसी तरह आलू का भी विस्तार होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? बताइए भाई, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, आंसू जल। जल्दी बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन से विद्युत के चालक हैं पूछा है, तो सिरका है, लवण का जलीय विलयन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी सही है। वे पदार्थ जो जल के साथ अपक्रिया नहीं करते वे विद्युत के चालक नहीं होते, जैसे शर्करा का विलयन तथा आंसू जल। ओके, इसके अतिरिक्त सिरका तथा लवण का विलयन विद्युत के चालक हैं क्योंकि ये जल में अपक्रिया करके आयन बनाते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक, एसिटिक एसिड जिसे हम लोग कॉमन भाषा में सिरका कहते हैं। कितने लोग खाए हैं भाई सिरका? कमेंट करके बताइए सिरका कितने लोग खाए हैं और सिरका का सूत्र बताइए। अभी लिखेंगे नहीं, आप लोग बता लेंगे तभी लिखेंगे। बताइए भाई सिरका का सूत्र क्या है? इतना लिख दिए हैं, हिंट दे दिए हैं, आप पूरा आपको करना है। करिए पूरा जल्दी जल्दी, बिना वीडियो देखे, वीडियो रोक करके कमेंट करके बताइए सिरका का सूत्र क्या है भाई। देखिए CH3COOH, ठीक है, ये है सिरका। एसिटिक अम्ल है। अब यह CH3CO नेगेटिव
प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और इसके बाद देखिए आगे एक है सोडियम क्लोराइड लवण, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl देखिए Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है भाई, जीवित रह सकते हैं। और है पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना श्वसन किए पौधे कुछ क्षण तक जीवित रहेंगे, ऐसा बात नहीं है भैया, ये तो गलत है। सी देखते हैं, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। दिनों के समय, ठीक, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाले समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये भी सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ठीक है। ACD कहाँ है भाई ऑप्शन में? ACD ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, ओके। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। कौन? पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं क्योंकि वे कुछ भोजन संचित रखते हैं, यानी कुछ भोजन स्टोर करके रखते हैं और प्रकाश संश्लेषण ना होने की दशा में उनका उपयोग करते हैं। पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं। इसके बिना पौधों का जीवन नहीं चल सकता। दिन में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक प्रक्रियाएं हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात हमेशा होती रहती है। पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, लकड़ी का एक टुकड़ा किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस टुकड़े का कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? बताइए भाई, क्या कहा जा सकता है? इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है या फिर गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं या फिर इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है या इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है? मतलब भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है भाई। लकड़ी का गुटका मेज पर विराम की अवस्था में है तो इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक दशा में कार्यरत रहता है। घर्षण बल केवल गतिशील पिंड पर कार्य करता है। प्रश्न में किसी युगल संतुलित बल का वर्णन नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
बांस के पौधे की पत्तियाँ, ठीक है, बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? बताइए भाई। जालिका रूपी सिरा विन्यास और रेशेदार यानी झकड़ा जड़, या फिर जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़, या फिर समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़, या फिर समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। बांस का पौधा मोनोकाट प्लांट मतलब एक बीज पत्री पौधा है। इसमें पत्तियों का समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार यानी झकड़ा जड़ें होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है तथ्य पहचानना भाई। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक बल होता है, प्रबल होता है भाई। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं, या फिर आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, या फिर चुंबकों के सजातीय ध्रुवों चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बारे में जान लीजिए भाई थोड़ा। आकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण नहीं है। अस्थायी और अस्थायी चुंबक का यही कारण भी है। शेष सभी चुंबक के संबंध में सत्य तथ्य है चुंबक के समान ध्रुवों के प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए धातु और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए भाई। आयोडीन का मिलान करिए। आयोडीन, आयोडीन घावों पर, ठीक है, आयोडीन घावों पर। मरकरी, मरकरी का तापमापियों में, ठीक है, मरकरी का तापमापियों में। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का खाद्य पदार्थ की डिब्बाबंदी यानी पैकेजिंग में, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन का प्रयोग जल शोधन में, ठीक है। मिलान हो गया भाई। अब आप लोग ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक है। आयोडीन घावों पर, आयोडीन का प्रयोग घावों पर, और मरकरी का प्रयोग तापमापियों में, और एल्युमिनियम का प्रयोग खाद्य पदार्थों की डिब्बा बंदी या पैकेजिंग में, और क्लोरीन का प्रयोग जल शोधन में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। सत्य कथन छांटना है भाई। बेलेकाइट थर्मोप्लास्टिक जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या फिर मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और तीसरा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। बेकेलाइट तथा मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये दोनों ही ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक हैं, ठीक है। बेलेकाइट तथा मेलामाइन दोनों ही
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये दोनों ही ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक हैं। बेलेकाइट का प्रयोग विद्युत तारों का कवर, स्विच इत्यादि बनाने में होता है। ठीक है, बेलेकाइट का प्रयोग विद्युत तारों का कवर, स्विच इत्यादि बनाने में होता है। और मेलामाइन ज़्यादा ताप झेलने में सक्षम होता है, अतः इससे रसोई में प्रयुक्त होने वाले बर्तन, टाइल्स आदि बनाए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।